10वां का मॉडल पेपर 3 सामाजिक विज्ञान का हम लोग आज पढ़ेंगे। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हो गया? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। देखो बांग्लादेश ना ये पहले पाकिस्तान के अधीन था, पहले पाकिस्तान का अधीन था, पाकिस्तान के क्या था? अधीन था। देखो पहले बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का अधीन था, ये पाकिस्तान में ही था। इसको बोलते थे बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान, अभी जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या कर दिया गया? आज़ाद करा दिया गया, अलग कर दिया गया और एक अलग देश बना दिया गया। कब बना बांग्लादेश की स्वतंत्रता? कब हुई? 1971 ईस्वी में। अब देखो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा टाका। मुद्रा क्या है? टाका। अरे बांग्लादेश गए तो लगा ढाका और वहाँ ढाका लगा तो लेना पड़ा टाका। अरे बांग्लादेश की मुद्रा हो गया टाका, राजधानी हो गया ढाका। बांग्लादेश गए तो लगा ढाका, अब पड़ गया टाका। तो राजधानी पूछेगा तो ढाका और मुद्रा पूछेगा तो टाका। क्या हो जाएगा? अरे भारत का ना सबसे बड़ा सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के ही साथ लगता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ ही लगता है। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का ना इसके साथ बॉर्डर सटा हुआ है बांग्लादेश के साथ, सबसे बड़ी सीमा। और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ? पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुआ था? राजस्थान। अरे राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसकी राजधानी हो गया, राजधानी कहाँ है? अरे पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 गो है। केंद्र शासित प्रदेश अभी क्या गो है? केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 गो है। वर्तमान में क्या गो है? 8 गो। भारत में केंद्र शासित प्रदेश अभी क्या गो है? 8 गो। राज्य क्या गो है? राज्य भी 28 गो है। 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, केरल राज्य है। लेकिन चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण संघ सरकार का उदाहरण पूछ रहा है। अमेरिका, भारत, कनाडा, इनमें से सभी हो जाएगा। अमेरिका भी संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार यानी कि केंद्र और राज्यों से मिलाकर बना गया संघ। भारत समझे, भारत में भी बहुत सारा राज्य है और केंद्र शासित। भारत में 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित। जैसे अमेरिका में भी राज्य होगा, भारत में भी राज्य, कनाडा में भी राज्य होगा। कनाडा देश हुआ, देश के अंदर बहुत सारा राज्य होता है। जैसे भारत देश है, उसके अंदर 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। उसी तरह अमेरिका एक देश है, उसके अंदर भी राज्य होगा और उसके अंदर भी केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे कनाडा भी एक देश है, उसके अंदर भी राज्य होगा। तो इनमें से सभी संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा अमेरिका, भारत,
कनाडा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय बैंक, भारत का राष्ट्रीय बैंक, भारत का, अरे भारत का बताए थे, भारत का ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय बैंक बताए थे। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन था? RBI, RBI, भारत सरकार का बैंक, चाहे भारत का राष्ट्रीय बैंक RBI, इसी को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पूरा नाम क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का बैंक है। ये किसका बैंक है? भारत सरकार का। भारत सरकार का बैंक है। इसमें आम आदमी का खाता नहीं रहता है, ये इसमें सरकार का खाता रहता है। सरकार जितने कर्जा लेता है, चाहे किसी को देता है, चाहे टैक्स का पैसा जाता है, ये सब किस में रहता है? कौन बैंक में जमा रहता है? RBI में। इसका मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय पूछता है तो मुंबई। RBI का मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 ईस्वी में। राष्ट्रीयकरण, स्थापना अलग होता है, राष्ट्रीयकरण 1935 ईस्वी में। उस समय हमारे देश में अंग्रेज का सरकार था। मेरा देश स्वतंत्र 1947 में न हुआ, तो स्थापना 1935 ईस्वी में। लेकिन राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। देखो, बैंक का वित्तीय वर्ष, बैंक का वित्तीय वर्ष पूछता है। बैंक का वित्तीय वर्ष, बैंक का वित्तीय वर्ष, बैंक का नया साल कब से शुरू होता है? बैंक का नया काम कब से शुरू हो जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च। याद रखना। देखो, भारत सरकार का बैंक पूछेगा तो RBI, बैंकों का बैंक पूछेगा तो RBI। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में, राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। बैंक का भारत सरकार का बैंक का वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 अप्रैल से शुरू। देखो, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च, फिर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ जाएगा, तो 1 साल हो गया ना। तो देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और जितना भी पुराना काम रहता है ना बैंक का, 31 मार्च तक खत्म कर लेगा वो 1 साल का। फिर क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो जाने वाला, नया काम बैंक का शुरू होगा, तो जितना है 1 साल के बीच का काम वो 31 मार्च तक उसको खत्म कर लेना होता है। फिर 1 अप्रैल आ जाएगा तो जानेगा कि फिर नया वही खाता उता शुरू हो जाएगा। तो बैंक का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का केंद्रीय बैंक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए मानक का प्रयोग किया। जो कृषि के खाद्य पदार्थ, कृषि या खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ, देखो इसको कृषि या खाद्य पदार्थ, इसको मानक का, किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एक मार्क, एक मार्क। खाद्य पदार्थों की शुद्धता कितना % सही है, इसकी जांच करता है, जांच करके उसको 1 मार्क लगा देता है। जैसे सोना के आभूषणों पर, आभूषण की शुद्धता किससे पहचाना जाता है? हॉल मार्क से। आभूषणों की शुद्धता हॉल मार्क से। आभूषणों की शुद्धता किससे पहचाना जाता है? हॉल मार्क से। और खाद्य पदार्थ और कृषि का 1 मार्क, खाद्य पदार्थ और कृषि का 1 मार्क, खाद्य पदार्थ और कृषि का 1 मार्क, खाद्य पदार्थ और कृषि का 1 मार्क। जो खाने वाला भी जितना भी चीज होगा ना, उस पर 1 मार्क देकर पहचान के खरीदेंगे कि कितना % 1 मार्क रहेगा तो सही है। गहना पर, सोना चांदी पर गहना खरीदे तो हॉल मार्क दे देते, बाद में कुछ गड़बड़ हुआ तो रिटर्न कर देगा, हॉल मार्क लगा रहता है। तो देखो, कृषि या खाद्य पदार्थों पर 1 मार्क। गहना इसी को आभूषण, आभूषण पर क्या रहता है? हॉल मार्क,
हॉलमार्क। देख गहना पर रहता है, आभूषण पर हॉलमार्क, और कृषि या खाद्य पदार्थों पर 1 मार्क। क्या रहता है? 1 मार्क। हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, समझ गया? हॉलमार्क पूछ देगा गहना वाला, ना तो कृषि वाला पूछ देगा, खाद्य पदार्थों वाला पूछ दे, और ना तो हॉलमार्क। दोनों में से कौन एगो टपक जाएगा एग्जाम में, इतना बात। तो हॉलमार्क गहना वाला पर रहेगा हॉलमार्क, और खाद्य पदार्थ कृषि वाला पर 1 मार्क। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? बताए थे 3 गो क्षेत्र होता है, तोरा सबके बताए थे ना। देख प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी कि पहला सेक्टर, दूसरा तीसरा सेक्टर। सेक्टर मतलब क्षेत्र होता है, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक। द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधा कल कारखाना, उद्योग धंधा, उद्योग धंधा कल कारखाना, फैक्ट्री इत्यादि। समझ में आया? और तीसरा सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तीसरा को कहा जाता है सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। देखो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं 1 नंबरी में। आ कहेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। जैसे में खेती बाड़ी हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब भारत एक ऐसा देश है, कृषि प्रधान देश है। सबसे ज्यादा छुपी बेरोजगारी किस में रहती है? कृषि में। क्योंकि जहाँ 1 आदमी का काम रहता है वहाँ 5 आदमी लगा रहता है, क्योंकि काम ही नहीं आदमी के पास कि कोई काम कर ले। इसीलिए सबसे ज्यादा छिपी बेरोजगारी किस में रहती है? कृषि में। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कहेगा मुर्गी पालन कौन क्षेत्र में है? पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधा कल कारखाना फैक्ट्री, जिसमें कोई सामान बनता है उसे हम उद्योग क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे कलम का फैक्ट्री, उसमें कलम बन रहा है ना, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र को व्यापार क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को व्यापार या सेवा क्षेत्र। सेवा जैसे पुलिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, समझ में, वायुयान हो गया, बैंक हो गया, ये सब क्या है? सेवा करता है। भले पुलिस हमसे चाहे डॉक्टर हमसे पैसा लेके इलाज करता है, लेकिन वो एक प्रकार का सेवा ही नहीं कर रहा है। रेलगाड़ी एक जगह से दूसरे जगह फ्री में पहुंचाता नहीं है, फिर भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, पैसा देते, सेवा ही नहीं कर रहा है। तो देखो सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र, कोई व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई सामान बेचता है, तो कौन क्षेत्र में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र को व्यापार क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? व्यापार क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग धंधा। तो जो सामान कोई बेचेगा व्यापारी होगा, वो तृतीय में जाएगा, बनाएगा द्वितीय में आएगा, और उत्पादन करेगा। कृषि में क्या होता है? उत्पादन करता है। क्या करता है? उत्पादन। तो वो प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है। अब कुटीर उद्योग, रे कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग होता है, उसको कहते कुटीर। खिलौना हो गया, ये सब क्या है? चाप उप बनाता है, ये सब कुटीर उद्योग में आ गया। ठीक है। कुटीर उद्योग जिसमें खिलौना आ गया, छोटा उद्योग होता है वो सब। तो निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है रे? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कैसा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कैसा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं खादर और बांगर।
देखो, नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। देखो, खादर, अरे नदियों के द्वारा बहाए गए लाए गई मिट्टी। दाहर जब आता है तो मिट्टी लाके खेत में धर देता है। हम लोग अपने गांव देहात में बोलते हैं कि पाक रख दिया, कीचड़ रख दिया है, उसी हो गया क्या, उसको नए जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। और जो पुराना है, कई साल पहले का है, उसको बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर। सबसे फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में नहीं, सब पूरे भारत में सबसे अधिक मिट्टी पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तब न भारत में सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होता है। भारत में 50% आधा 50% से अधिक क्या है? खेती बाड़ी होता है। इसीलिए बिहार अभी भारत विकसित देश है। विकसित नहीं, विकासशील देश है। कैसा है? विकासशील। देखो, जो देश विकसित होता है उस देश का आदमी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता है? तृतीय क्षेत्र में काम करता है सबसे ज्यादा। सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र, व्यापारी क्षेत्र का काम करता है। जो देश विकसित है, विकसित वो पहले से जैसे विकसित हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब क्या है? विकसित देश। भारत एक विकासशील देश है। पाकिस्तान विकासशील देश है। नेपाल विकासशील देश है। बांग्लादेश विकासशील देश है। श्रीलंका विकासशील देश है। भूटान विकासशील देश है। समझ में आ गया? रूस विकसित देश है। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक चरक। आयुर्वेद का जनक चरक। अरे आयुर्वेद जानता है ना, जड़ी बूटी वाला से इलाज होता है, उसी को आयुर्वेदिक इलाज कहते हैं, वही है। उसका जनक चरक को कहा जाता है। चरक को। आयुर्वेद का जनक आयुर्वेद का जनक चरक को। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7%। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 7%। 7% क्षेत्र पर वन है। रे, सही जीवन यापन के लिए 33% पर वन होना चाहिए। 33% पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। लेकिन अभी भारत में कितना परसेंट है? भारत में 23 से लेके 24% के बीच में अभी क्या है? वन है। लेकिन होना चाहिए कितना पर? 33% पर। तभी आदमी का जीवन, पक्षी, पेड़ पौधा, सारा चीज, जानवर, आदमी सही से रह पाएगा। ठीक है? अगर जंगल नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेगा? पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो आदमी को ऑक्सीजन कहाँ से भरपूर मिलेगा? समझ में आ गया? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन की जरूरत है? 33% का। लेकिन है 23 से 24%। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज। लौह मतलब क्या हो गया? लोहा युक्त खनिज। लौह मतलब लोहा युक्त खनिज। तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट न लोहा का अयस्क है। जैसे बॉक्साइट बताए थे, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। उसी तरह मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा Fe। अरे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, Fe इसका परमाणु संकेत होता है लोहा का। किसका? Fe। सोना का Au, चांदी का Ag, एल्युमिनियम का Al। ये सब है संकेत, यानी कि उसको चिन्ह है। अगर Al लिखा है तो एल्युमिनियम पढ़ेंगे, Ag लिखा है तो सिल्वर पढ़ेंगे, चांदी। Au लिखा है तो सोना पढ़ेंगे, Fe लिखा है लोहा, O लिखा है तो ऑक्सीजन पढ़ेंगे, C लिखा है तो कार्बन पढ़ेंगे, H लिखा है तो हाइड्रोजन पढ़ते हैं। सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, रसायन शास्त्र में। तो निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो है लौह युक्त खनिज है। मैग्नेटाइट कैसा खनिज है? लौह युक्त खनिज मैग्नेटाइट है। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट कोयला। एगो होता है एंथ्रासाइट। एगो होता है उसका बिटुमिनस।
बिटूमिनस, एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट, जी लिग्नाइट, उसके बाद पीट। देखो ए हो गया, बी हो गया शुरू में, इसका एल आ गया, इसके बाद पी आ गया। जी देखो सबसे पहला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटूमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट, पीट उसके बाद पीट, उसके बाद पीट, उसके बाद पीट। कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कोई क्या प्रकार का है? 4 प्रकार का। देखो कौन कौन होगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा, बिटूमिनस हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, पीट कोयला हो जाएगा। पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है ना, वो खराब कोयला होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा उतना अच्छा कोयला होता है। तो सबसे अच्छा कोयला हो जाएगा कौन? एंथ्रासाइट, सबसे अच्छा कोयला। अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला, खराब कोयला, सबसे घटिया, सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। घटिया कोयला पीट कोयला। क्योंकि देखो ABLP, देखो लगातार आया है ना, तो देखो पीट से पीट कोयला, एल से लिग्नाइट, बी से बिटूमिनस, उसके बाद एंथ्रासाइट। सबसे उच्च क्वालिटी, सबसे अच्छा, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला पूछेगा एंथ्रासाइट, सबसे खराब पूछेगा पीट कोयला, क्योंकि पीट कोयला में कार्बन की मात्रा कम होती है। कम होती है। कोयला समझ गया क्या प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटूमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे घटिया कोयला पीट, सबसे अच्छा उच्चतम क्वालिटी का एंथ्रासाइट। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? अरे रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है। इनमें से सभी धान रोपाता नहीं है। रोपण फसल, रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल पूछ रहा है, रोपण फसल, फसल। अरे रबर की, रबर दिया है, रबर हो गया। उसके बाद क्या है? चाय, उसके बाद क्या है? गन्ना, उसके बाद धान। ये सब देखो रोपण फसल है। धान का बिया गिराते हैं, फिर उखाड़ के रोप देते हैं। ये सब गेहूँ, गेहूँ रोपण फसल नहीं है। गेहूँ बो आता है, गेहूँ को ऐसा थोड़ी ना बो दिए फिर बिया तैयार होगा तो उखाड़ के रोपते हैं, नहीं। तो रोपण फसल जो जिसको हम रोपते हैं, तो धान भी रोपण फसल हो जाएगा, गन्ना भी रोपण फसल हो जाएगा, चाय का भी खेती होता है, रोपाता है पौधा उसका। और रबर, रबर पेड़ उसका रोपाता है, रबर का पेड़, उसके दूध से रबर बनता है। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा रबर की खेती भारत में होता है केरल में। समझ में आ गया? चाय सबसे ज़्यादा होता है असम में, सब केरल में हो जाएगा रे। धान और गन्ना ये सब क्या है? सब रोपण फसल है। तो इनमें सब ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो रोपण फसल पूछेगा कौन नहीं है? तो गेहूँ नहीं होगा, उसे रोपाता नहीं। रबी वाला फसल बोआता है, उसे रोपाता नहीं है। खेसारी मसूरी कोई रोपता है कि छीट देता है? सीधा छीट देता है, बो देता है ना। तो रोपण फसल आज समझ में आएगा, रबर, चाय, गन्ना और धान, ये सब रोपण फसल है। रोपण फसल नहीं पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गेहूँ, रबी वाला फसल सब, ये सब बोआ जाता है सीधा। सबसे घटिया कोयला बता दिए, रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? अरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फसल खाया जाता है? धान, चावल। भारत में का मुख्य खाद्य फसल धान। धान नहीं देगा तो चावल देगा तो नहीं मार देगा? अरे धानवे से ना चावल होता है। भारत में सबसे ज्यादा आदमी चावल खाता है। तो भारत का मुख्य खाद्य फसल, जो सबसे ज़्यादा खाता है उसको मुख्य बना देता है। तो सबसे ज़्यादा मुख्य खाद्य फसल कौन हो जाएगा? धान। धान रोपण फसल है। धान खरीफ फसल में आएगा कि रबी फसल में? खरीफ फसल में। खरीफ फसल में, क्योंकि खरीफ फसल गर्मी के महीना में होता है, धान गर्मी के महीना में ना होता है, और रबी फसल ठंडा के महीना में होता है। खरीफ फसल जून जुलाई में बोआता है और अक्टूबर नवंबर में कटा जाता है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोआता है, मार्च अप्रैल में कटा जाता है। समझ में आ गया?
भारत की प्रमुख खाद्य फसल धान। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 80%। जितना भूमि है ना उसका 80% कृषि क्षेत्र है। कहाँ? बिहार में बिहार में 80% कृषि क्षेत्र है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का पूछा, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? अरे उद्योग का जननी यानी कि लोहा को, लोहा खनिज है उसको उद्योग का क्या कहा जाता है? जननी। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? लोहा का। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? अभी ने बताया है कोयला का 4 गो प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रासाइट सबसे ऊपर है तो सबसे उच्च क्वालिटी के, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला हो जाएगा आप एंथ्रासाइट। और सबसे खराब घटिया कोयला पीट कोयला। जिसमें जितना कार्बन की मात्रा रहेगा अधिक वो सबसे अच्छा कोयला होगा। ठीक है, तो सबसे सर्वोत्तम कोयले, सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना, गंडक क्या है? नदी है रे। गंडक क्या है? नदी है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर यानी कि बिहार में है। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर, बिहार में है। वाल्मीकि नगर बिहार में जगह का नाम है। ठीक है, निम्न राज्यों में से किसी में सर्वाधिक वन क्षेत्र? सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम वन वाला राज्य, सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा सबसे कम वाला हरियाणा। अरे सबसे कम वन हरियाणा राज्य में है और सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को इसीलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट, स्टेट नहीं कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा जंगल है, वन है, तो इसलिए सबसे ज्यादा वहाँ बाघ उग रहता है। समझ में आ गया? मध्य प्रदेश में हीरा की खान है। हीरा का खान, हीरा का खान कहाँ है? भारत में मध्य प्रदेश में। कहाँ? उसका नाम है पन्ना। पन्ना जगह है। भारत में हीरा की खान का नाम क्या है? पन्ना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अरे अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध जगह, अखबारी, अखबारी कागज, अखबारी कागज समझ गया? पेपर, पेपर वही ना अखबार होता है। अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ सबसे अधिक होता है? मध्य प्रदेश में। नेपा नगर, नेपा नगर ये जगह है, नेपा नगर है जहाँ से अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। हीरा की खान मध्य प्रदेश में जिसका नाम है पन्ना। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है। सोयाबीन, 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 सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है, इसीलिए सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल है। तो गंडक परियोजना बिहार में निम्न में से किस में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सबसे कम वाला वन राज्य हरियाणा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। भागलपुर बिहार में न है रे। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सूखे के लिए, अरे सूखा, जिस साल कहता ना इस साल सुखाड़ पड़ गया है, यानी कि वर्षा उस साल नहीं हुआ, वर्षा कम हुआ तब में सूखा पड़ गया, सुखाड़ हो गया। तो इसलिए सरकार क्या कहता है? सूखा घोषित कर देता है।
सबको कृषि सब किसान सबको क्या देता है, मुआवजा देता है सूखा पड़ने के कारण। और चाहे जिस साल अधिक बारिश हो गया, चाहे बाढ़ आ गया जिसके कारण फसल दह जाता है, क्षति हो जाता है, उस साल भी सरकार क्या देती है, मुआवजा देती है कि फसल क्षति हो गया बाढ़ के कारण, बाढ़ सहायता राशि देता है, सूखा सहायता राशि देता है। तो देखो सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, वर्षा की कमी। वर्षा का कमी होगा तो सूखा पड़बे करेगा। छोड़ दो आ रहा है ना सही से, हाँ बनने दो जितना देर के बनेगा। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बिहार में उत्तर बिहार प्रवण क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा बाढ़ आता है उत्तर बिहार में। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में रज्जू मार्ग बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर। अरे राजगीर एक घूमने वाला जगह है, वहाँ दूर दूर का आदमी आता है घूमने, यानी कि पर्यटक। हम लोग कहीं दूसरे आदमी के दूसरे जगह जाता है घूमने ना, उसको बोलते हैं पर्यटक। समझ में आ गया, वहाँ दूर दूर का देश विदेशों से आता है पर्यटक सब देखने, राजगीर घूमने आता है। तो रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर। राजगीर बिहार में पड़ता, दूसरा जगह न मार देना। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, मध्य युग में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से। रिहंद बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से। रिहंद बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। कृत्रिम आयोग होता है प्राकृतिक। रे कृत्रिम जो आदमी बनाता है उसको कृत्रिम कहते हैं, और जो प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा होता है वो होता है जो गोविंद सागर जो कृत्रिम झील है ना, इस झील को आदमी बनाया है। गोविंद सागर कृत्रिम झील को, इस झील को आदमी बनाया है जो रिहंद बांध से है। एक कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा निर्मित हो गया, प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा हो गया। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, वर्षा होना, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। आतंकवाद, मारकाट, ये सब क्या है, मानवकृत आपदा है। ठीक है, पूछना ना प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा, तो उसका अंतर बता देगा ना। गोविंद सागर कृत्रिम झील तो कहाँ है, रिहंद बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, भूस्खलन सबसे ज्यादा उत्तराखंड में होता है। भूस्खलन सबसे ज्यादा उत्तराखंड, वहाँ हर 2 साल 3 साल 4 साल पर भूस्खलन यानी कि ढहते ही रहता है पहाड़ उहाड़। समझ में आ गया, वहाँ पर भसकते रहता है, भूस्खलन होता रहता है। समझ में आ गया। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देवनागरी उत्तराखंड को ही कहा जाता है, देवनागरी उत्तराखंड को ही कहा जाता है। देवनागरी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। देहरादून। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, दक्षिण बिहार। दक्षिण बिहार भारत में सबसे बाढ़ प्रभावित हो जाएगा उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, और दक्षिण बिहार सूखा है, वहाँ ज्यादा हर साल सूखा ही रह जाता है। क्या बाढ़ उड़ नहीं आता, वर्षा उर्षा कम होता होगा। समझ में आ गया, इसलिए दक्षिण बिहार एकदम सूखा पड़ जाता है, उत्तर बिहार एकदम पानी से नहा जाता है। ठीक है। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सा संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। 1871 में कौन सा संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि। 1830 की क्रांति के बाद, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, 1830 के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, संवैधानिक राजतंत्र।
संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक। उससे पहले वहाँ पर संविधान वगैरह नहीं था। कहाँ? फ्रांस में। 1830 की जो क्रांति हुआ उसके बाद क्या हो गया? वहाँ पर संवैधानिक शासन लागू हो गया। कहाँ? फ्रांस में। 1881 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। कौन सा संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1911 है, सॉरी 1917 होगा। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। ये तो एशिया महादेश है और यूरोप महादेश है, दोनों के बीच प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग, यानी कि दोनों महादेश के बीच किस रास्ता से, मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। किस रास्ता से व्यापार किया जाता था? तो उस रास्ता का नाम है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखो, चौरा चौरी घटना, चौरी घटना कब घटा था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या किया गया था? जिंदा जला दिया गया था। जिसमें जिंदा जला दिया गया था। कितने पुलिस कर्मियों को? 22 पुलिस। देखो, चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी नामक जगह गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को क्या कर दिया गया था? जिंदा कर दिया था। 1920 ईस्वी में एगो शुरू किए थे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन चौरा चौरी जो घटना घट गया ना, तो महात्मा गांधी जी को क्या करा? असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अरे पूछेगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार असहयोग आंदोलन में ही किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार असहयोग आंदोलन में किया गया था। और जैसा भी हम लोग कुछ दिन पहले जितना था चाइना के ऐप मोबाइल में सब उड़वा दिए। मोदी जी कहा कि चाइना बाइकआउट करो, चाइना का सामान यूज नहीं करना, चाइना का ऐप सारा बंद कर दिए। तो उसी तरह उसमें अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेजी वस्तु यानी कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया कि इससे भी हम उसका बहिष्कार करेंगे ना, उसका सामान यूज नहीं करेंगे तो व्यापार करने आया है, वो भाग जाएगा, उसका सामान हम कुछ नहीं खरीदेंगे। तो और जो भी साथ टीवी फ्रिज अंग्रेज का कपड़ा लता सब जला दिया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन में किया गया? असहयोग आंदोलन चलिए रहा था शांतिपूर्वक से। जो गरम दल का नेता सब था बहिष्कार वगैरह करा, तो कुछ आदमी ने मिलकर ये जो घटना चौरा चौरी कांड कर दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी के ऊपर दबाव बनाया गया। उसके कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अरे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को। 1 मई को एक मजदूर दिवस रे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? या श्रम दिवस। श्रम मतलब भी मजदूरी होता है। श्रमिक दिवस, श्रम दिवस, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अरे काय को केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र अभी ने बताया शुरू में, शासित प्रदेश कितना है? 8 गो। और राज्य काय गो है? 28 गो राज्य है। अरे भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश अभी 8 गो है और राज्य 28 गो है। और बिहार में कुल जिला, बिहार में कुल जिला कितना है? कुल जिला कितना है रे? 38 गो, 38 जिला है। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हो गया?
सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार का अधिकार कानून कब पारित हुआ? कानून 2005 में। सूचना का अधिकार 2005, इसी को बोलते हैं RTI। है सूचना का अधिकार कानून 2000 सुनना, सूचना का कानून अधिकार 2005 में शुरू हुआ, उसी को बोलते हैं RTI। RPTS काउंटर नहीं रहता ब्लॉक में, जहाँ जाता है जातीय आवासीय आई सब बनवाता है, RPTS, उसकी शुरुआत 2005 में। तो सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब पारित हुआ? 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। कौन गलत निकल गया? देखो, अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? अरे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को पंचायती राज को लागू किया गया। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। अरे सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1993। यह उंघाता है, पढ़ना मन से बात कथी बना रहा है रे, जो पढ़ाते समझ में नहीं आ रहा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में शुरू। बिहार में कैसा पंचायती राज? त्रिस्तरीय। भारत में त्रिस्तरीय, यानी कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू। किसके? बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू किया गया। सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया राजस्थान में। पंचायती राज को मान्यता कौन सा संविधान संशोधन के दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अरे लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा मतलब शिक्षा की कमी, शिक्षित नहीं है, और गरीबी भी है यहाँ पर भारत में, और बेरोजगारी भी है। तो लोकतंत्र में सफलता में क्या बाधा है? तीनों है, अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, और बेरोजगारी भी। ज़्यादा आदमी बेरोजगार है, पढ़ा लिखा कम है, और गरीब है। ये तीनों। रोको उतने पर रोकना दो, बंद नहीं।